नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रॉम एकेडमी टू कम्पिटिटिव इंग्लिश मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। पार्ट 9 में आपको 35 सेंटेंसेस की एक एक्सरसाइज दी गई थी, जिसका सलूशन मैंने आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इस वीडियो में आप पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। तो सबसे पहले जानते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें कम से कम दो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं और दोनों फाइनाइट वर्ब्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी होती हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस कहे जाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, मतलब जो भी कंपाउंड सेंटेंस के कंजंक्शन है उनको 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। इसके कंजंक्शंस होते हैं एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव कंजंक्शन और इसके आइदर आर, नाइदर नॉर और आर, 3 इसके कंजंक्शन होते हैं। नेक्स्ट है एडवर्सेटिव कंजंक्शन और इसके होते हैं बट, एट, स्टिल, नॉनदलेस, नेवरदलेस, नॉट विद स्टैंडिंग। नेक्स्ट है इलेटिव कंजंक्शन और इसका मतलब होता है जो रीजन और रिजल्ट को जोड़ने का काम करते हैं। तो इसके 2 कंजंक्शन हैं, देयरफॉर और सो। आइए इन कंजंक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो पहला कंजंक्शन लेते हैं एंड। जब एक कार्य के बाद दूसरा कार्य किया जाता है तो दोनों कार्यों के वाक्यों को एंड से जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ही केम हियर, ही बिगन टू वर्क। तो इसमें पहले काम हुआ है ही केम हियर, उसके बाद में काम हुआ ही बिगन टू वर्क। तो एक कार्य के बाद जब दूसरा कार्य होता है तो दोनों कार्यों को एंड से जोड़ दिया जाएगा। अब ये कोऑर्डिनेट होते हैं, समान पद वाले होते हैं। तो जो सिमिलर वर्ड्स रिपीट होते हैं सेकेंड सेंटेंस में, तो उन शब्दों को अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो भी सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसे हमारा सेंटेंस है ही केम हियर और सेकेंड सेंटेंस में लिखा है ही बिगन टू वर्क। तो जो सेकेंड सेंटेंस में ही लिखा है इसको हम ना लिखें तब भी हमारा सेंटेंस सही होगा जब हम एंड से जोड़ेंगे। जैसे ही केम हियर एंड बिगन टू वर्क। नेक्स्ट कंजंक्शन इसका एज वेल एज। जब 2 व्यक्ति एक ही कार्य करते हैं तो उन व्यक्तियों को एज वेल एज से जोड़ते हैं। एंड और एज वेल एज में अंतर यह है कि एंड से भी वही 2 व्यक्ति जोड़े जा सकते हैं और एज वेल एज से भी जोड़े जा सकते हैं। लेकिन अगर वर्ब की बात करें, पजेसिव प्रोनाउंस की बात करें, तो एंड से जब जोड़ेंगे तो वर्ब और पजेसिव प्रोनाउन प्लूरल नंबर के आते हैं। और अगर एज वेल एज से जोड़ेंगे तो वर्ब और पजेसिव प्रोनाउन उसके अनुसार आएंगे जो सबसे पहले लिखते हैं। जैसे मैं आपको सेंटेंस जोड़ के बता रहा हूँ दोनों प्रकार से। जैसे सेंटेंस है ही इज लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, कार्य सभी लोग एक ही कर रहे हैं। जब 2 व्यक्ति एक ही जैसा कार्य कर रहे हैं तो ही और आई को, पहले सेंटेंस का ही, दूसरे सेंटेंस का आई, इनको हम एंड से भी जोड़ सकते हैं, एज वेल एज से भी जोड़ सकते हैं। अगर हम इनको एज वेल एज से जोड़ते हैं तो इस तरह से बनेगा ही एज वेल एज आई। और वर्ब का प्रयोग हमें उसके अनुसार करना होगा जो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है ही, तो ही के अनुसार वर्ब लगेगी इज, यानी कंप्लीट सेंटेंस बनेगा ही एज वेल एज आई इज लर्निंग इंग्लिश। अगर यही सेंटेंस हम एंड से जोड़ना चाहें तो एंड से भी सही हो जाएगा। तब ऐसे बनेगा ही एंड आई, क्योंकि सब व्यक्ति 2 हो चुके हैं तो फिर सब्जेक्ट प्लूरल का माना जाएगा, तो वर्ब उसी टेंस की प्लूरल नंबर वाली लगेगी, आ जाएगा आर। ही एंड आई आर लर्निंग इंग्लिश, इस तरह से होगा। यहाँ पर हम बोथ डॉट डॉट एंड वाले कंजंक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं इसी सेंटेंस में। अगर हम बोथ एंड का प्रयोग करते हैं तो एंड की तरह ही रूल लागू होगा। तो ऐसा बन जाएगा बोथ ही एंड आई, और वर्ब प्लूरल नंबर की रहेगी आर लर्निंग इंग्लिश। और इसी सेंटेंस में हम नॉट ओनली बट आल्सो का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा बन जाएगा नॉट ओनली ही बट आल्सो आई। लेकिन नॉट ओनली बट आल्सो में अंतर ये है कि इसके साथ में वर्ब का प्रयोग उसके अनुसार होता है जो वर्ब के पास में लिखा होता है। एज वेल एज और नॉट ओनली बट आल्सो में अंतर क्या है कि एज वेल एज में वर्ब का प्रयोग उसके अनुसार होता है जो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। नॉट ओनली बट आल्सो में वर्ब का प्रयोग उसके अनुसार होता है जो सब्जेक्ट वर्ब के पास में लिखा होता है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, नॉट ओनली ही बट आल्सो आई एम लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट कंजंक्शन देखिए बट। जब
दो विरोधी विशेषण एक साथ प्रयोग किए गए हों तो उन विरोधी विशेषणों को जोड़ने के लिए बट का प्रयोग करते हैं। जैसे गुड बॉयज वर्क, बैड बॉयज मेक मिस्चीफ। एक साइड में लिखा हुआ है गुड बॉयज, दूसरे साइड में लिखा हुआ है बैड बॉयज, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हैं, तो फिर दोनों सेंटेंसेस को बट से जोड़ दिया जाएगा, बन जाएगा गुड बॉयज वर्क बट बैड बॉयज मेक मिस्चीफ। नेक्स्ट कंजंक्शन इसका है सो या देयरफॉर, जिसका मतलब होता है इसलिए, और देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए। जब रीजन और रिजल्ट, कारण और परिणाम जब एक साथ दिए जाते हैं तो कारण को पहले यानी रीजन को पहले और रिजल्ट को बाद में लिखते हैं, तब दोनों सेंटेंसेस के बीच में सो या देयरफॉर का प्रयोग करते हैं। वैसे देयरफॉर और सो में थोड़ा सा माइन्यूट सा एक डिफरेंस भी है। डिफरेंस ये कि सो नॉर्मली जब रीजन और रिजल्ट को जोड़ता है तो सो का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब रीजन के बाद रिजल्ट और उस रिजल्ट को भी जब रीजन के रूप में प्रयोग करते हैं तब देयरफॉर का प्रयोग करते हैं। मतलब तीन सेंटेंस हो जाते हैं। जैसे पहला रीजन है, रीजन के बाद में रिजल्ट है, तो हम सो का प्रयोग करेंगे। अब ये दोनों रीजन और रिजल्ट स्वयं एक रीजन बन जाते हैं और एक तीसरे सेंटेंस रिजल्ट को जब जोड़ेंगे तब देयरफॉर का प्रयोग किया जाएगा। वैसे दो ही रीजन और रिजल्ट में भी आप देयरफॉर का प्रयोग कर देंगे तो भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, ही वाज गिल्टी ऑफ मर्डर ऑफ हिज फादर, ही वाज हैंग्ड। तो रीजन ये है कि उसे पिता की हत्या का दोषी माना गया था, उसे फांसी की सजा दी गई। तो ये सेंटेंस पहला है रीजन और बाद वाला है रिजल्ट, तो ऐसा बन जाएगा ही वाज गिल्टी ऑफ मर्डर ऑफ हिज फादर सो ही वाज हैंग्ड। अब जैसे हम देयरफॉर की बात करें तो देयरफॉर की बात इस तरह से हो जाएगी। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई हैव टू गो टू द डॉक्टर, आई कैन नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पहला और दूसरा सेंटेंस जब जोड़ेंगे तो पहले सेंटेंस में रीजन है और सेकंड सेंटेंस उसका रिजल्ट है कि वो उस बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और सेकंड सेंटेंस में लिखा उसे डॉक्टर के पास जाना है। तो इन दो सेंटेंसेस को जब जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर सो का प्रयोग करना होगा। आई एम नॉट फीलिंग वेल सो आई हैव टू गो टू द डॉक्टर। अब ये पूरा पोर्शन जो सो से जोड़ा जा चुका है ये स्वयं एक रीजन का काम कर रहा है, और थर्ड सेंटेंस जो लिखा है आई कैन नॉट गो टू स्कूल ये एक रिजल्ट बन गया इन दोनों सेंटेंसेस का। तो थर्ड सेंटेंस को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा देयरफॉर आई कैन नॉट गो टू स्कूल, यानी कंप्लीट सेंटेंस बनेगा आई एम नॉट फीलिंग वेल सो आई हैव टू गो टू द डॉक्टर देयरफॉर आई कैन नॉट गो टू स्कूल। और इसका अर्थ निकालेंगे मेरी तबीयत ठीक नहीं इसलिए मुझे डॉक्टर के पास जाना, इसीलिए मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ। इसका नेक्स्ट कंजंक्शन देखिए और आर का प्रयोग होता है अथवा के अर्थ में और अन्यथा के अर्थ में। जब एक कार्य के न करने से दूसरा कार्य करना पड़ता है तो और से वाक्य जोड़ते हैं। ऐसे सेंटेंस है कम इन टाइम लीव द जॉब, समय से आइए नौकरी छोड़ दीजिए। ये दो चॉइस हैं उसके पास, अगर वो समय से आता है तो उसे नौकरी नहीं छोड़नी, अगर समय से नहीं आता तो फिर नौकरी छोड़नी पड़ेगी, यानी एक कार्य करना पड़ेगा। दो चॉइस होती हैं, उनमें से अगर एक कार्य करना होगा तो आर से जोड़ा जाएगा। जैसे कम इन टाइम और लीव द जॉब, इस तरह से हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, बी साइलेंट यू विल बी पनिश्ड, तो इसको बनाएंगे बी साइलेंट और यू विल बी पनिश्ड। नेक्स्ट कंजंक्शन है आइदर और, इसको दो प्रकार से कंबाइन करते हैं। इसका पहला रूल ये है, ये दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हों किंतु प्रेडिकेट पार्ट एक ही हो तो पहले वाक्य से दूसरे वाक्य में कॉमन करके पहले सब्जेक्ट से पहले आइदर और दूसरे सब्जेक्ट से पहले आर का प्रयोग करेंगे। जैसे यू स्टोल माई बुक, योर फ्रेंड स्टोल माई बुक। यहाँ पर दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं यू और योर फ्रेंड जो कि डिफरेंट हैं, लेकिन प्रेडिकेट पार्ट स्टोल माई बुक दोनों सेंटेंस में समान है। तो पहले सेंटेंस का नहीं लिखना है, हमें दूसरे सेंटेंस का लिखना है, क्योंकि पहले सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में कॉमन करना है। तो पहले सेंटेंस में केवल बचेगा यू, जिससे पहले हमें लगाना है आइदर, तो बन जाएगा आइदर यू और योर फ्रेंड स्टोल माई बुक। उसका सेकेंड रूल क्या है, ये दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक ही हों किंतु प्रेडिकेट पार्ट अलग अलग हों तो दूसरे वाक्य से पहले वाक्य में कॉमन करके पहले प्रेडिकेट से पहले आइदर और दूसरे प्रेडिकेट से पहले और का प्रयोग करते हैं। जैसे ही सेंग ए क्लासिकल सॉन्ग, ही साइटेड ए पोएम,
उसने एक शास्त्रीय गीत गाया, उसने कविता सुनाई। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं ही, लेकिन प्रेडिकेट पार्ट sang ए क्लासिकल सॉन्ग और साइटेड ए पोएम, ये दोनों सेंटेंस में डिफरेंट है। तो सब्जेक्ट कॉमन है, तो हमें पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखना है, यानी सेकंड सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो नहीं लिखना है। और जहां से हमें चीजें डिफरेंट मिलना शुरू हो जाएंगी उन्हीं से पहले आइदर आर का प्रयोग करेंगे। तो बनेगा ही आइदर sang ए क्लासिकल सॉन्ग और साइटेड ए पोएम। नेक्स्ट कंजंक्शन है नाइदर नॉर। इसका प्रयोग तब करते हैं जब दोनों सेंटेंस आपको निगेटिव मिले, और इसका भी दो प्रकार से भी यूज होता है, जिस तरह से आइदर आर का होता है। यदि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हों किंतु प्रेडिकेट पार्ट एक ही हों, तो दोनों वाक्यों के निगेटिव को हटाकर पहले वाक्य से दूसरे वाक्य में कॉमन करके पहले सब्जेक्ट से पहले नाइदर और दूसरे सब्जेक्ट से पहले नॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे राम डिड नॉट कम हेयर, हिज ब्रदर डिड नॉट कम हेयर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दोनों सेंटेंस हमें यहाँ पर निगेटिव मिल रहे हैं, यानी यहाँ पर हमें नाइदर नार का प्रयोग करना होगा। तो नाइदर नार का प्रयोग करने से पहले, सेंटेंस को कंबाइन करने से पहले हमें दोनों सेंटेंस के निगेटिव को हटाना होगा, यानी नॉट नॉट दोनों सेंटेंस से हटेगा। जब नॉट हटेगा तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, जिसमें हेल्पिंग और डिड का प्रयोग केवल तभी होता है जब सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव। क्योंकि अब हमारा सेंटेंस निगेटिव नहीं रहा है, नॉट हट गया है, तो हमें डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना। डिड हट जाएगा तो मेन वर्ब हो जाएगी सेकेंड फॉर्म की केम, यानी पहला सेंटेंस जो बचेगा वो इतना होगा, राम केम हेयर। दूसरा सेंटेंस बनेगा हिज ब्रदर केम हेयर, जिसमें हम देख रहे हैं कि शुरुआत का सब्जेक्ट वाला पोर्शन दोनों सेंटेंस में डिफरेंट है। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है राम, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है हिज ब्रदर, लेकिन प्रेडिकेट पार्ट कॉमन है जिसमें है केम हेयर, ये दोनों वाक्यों में लिखा हुआ है। तो पहले वाक्य से हमें दूसरे वाक्य में कॉमन करना है, पहले सेंटेंस का केम हेयर नहीं लिखना है। तो पहले सेंटेंस में बचा क्या है, केवल राम, जिससे पहले नाइदर का प्रयोग करेंगे, नाइदर राम नॉर हिज ब्रदर, और सेकेंड सेंटेंस से प्रेडिकेट लिख लेंगे केम हेयर। इसका अगला रूल, ये दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक ही हों किंतु प्रेडिकेट पार्ट अलग अलग हों, तो दोनों वाक्यों के निगेटिव को हटाकर दूसरे वाक्य से पहले वाक्य में कॉमन करके प्रेडिकेट पार्ट्स, पहले प्रेडिकेट पार्ट से पहले नाइदर और दूसरे प्रेडिकेट पार्ट से पहले नॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट इन्फॉर्म। यहाँ पर भी दोनों सेंटेंस निगेटिव हैं और दोनों सेंटेंस के निगेटिव को हटाना है। नॉट नॉट दोनों से हटेगा, जब नॉट हटेगा तो साथ साथ डिड हेल्पिंग वर्ब भी हट जाएगी, जब डिड हटेगी तो मेन वर्ब हो जाएगी सेकेंड फॉर्म की दोनों सेंटेंस में। तो जब निगेटिव हटा देंगे तब सेंटेंस हमारे बचेंगे ही केम, और दूसरा सेंटेंस बचेगा ही इन्फॉर्म्ड, जिसमें हम देख रहे हैं कि शुरुआत का पोर्शन यानी सब्जेक्टिव पार्ट कॉमन है। पहले सेंटेंस में भी सब्जेक्ट ही है, सेकंड सेंटेंस में भी ही है, और वर्ब वाला प्रेडिकेट पार्ट वाला अलग अलग है। तो दूसरे वाक्य से पहले वाक्य में कॉमन करते हैं, पहले सेंटेंस का हमें लिखना होगा, सेकंड सेंटेंस का नहीं लिखना होगा सब्जेक्ट। और कॉमन कितना मिल रहा था, केवल ही, यानी सब्जेक्ट कॉमन मिल रहा था, तो हमें सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं लिखना है, बनेगा ही नाइदर केम नॉर इन्फॉर्म्ड। नेक्स्ट कंजक्शन नॉट ओनली बट आल्सो, जब इसके बारे में थोड़ा सा पहले भी बता चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। जब एक ही सब्जेक्ट एक ही समय में एक से अधिक कार्य करता है तो दूसरे वाक्य से पहले वाक्य में कॉमन करके पहले प्रेडिकेट से पहले नॉट ओनली और दूसरे प्रेडिकेट से पहले बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। जैसे ट्रीज प्रिवेंट सोइल इरोजन, दे चेक एयर पोल्यूशन। दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट समान है, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है ट्रीज और उन्हीं ट्रीज के लिए सेकंड सेंटेंस में प्रोनाउन प्रयोग किया गया है दे, यानी सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस का कॉमन है। केवल प्रेडिकेट पार्ट क्या है, प्रिवेंट सोइल इरोजन, दूसरे सेंटेंस का प्रेडिकेट क्या है, चेक एयर पोल्यूशन। ये दोनों सेंटेंस के डिफरेंट हैं। जब दोनों सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट डिफरेंट है, सब्जेक्टिव पार्ट कॉमन है, तो दूसरे सेंटेंस से पहले सेंटेंस में कॉमन कर लेते हैं, बनेगा ट्रीज, और जहां से चीजें डिफरेंट मिलना शुरू हो जाएंगे उनसे पहले नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करेंगे। ट्रीज नॉट ओनली प्रिवेंट सोइल इरोजन बट आल्सो चेक एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट कंजक्शन है एट, जिसका मतलब होता है फिर भी। जब एक साथ दो विरोधी विचारधाराओं का प्रयोग किया जाता है तो उनको जोड़ने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही पास्ड, तो इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं ही डिड नॉट वर्क हार्ड के बावजूद भी वो पास हो गया है, तो ये दो अपोजिट
थॉट्स हैं और इनको जोड़ने के लिए एट का प्रयोग किया जाएगा, बनेगा ही डिड नॉट वर्क हार्ड एट ही पास्ड। तो ये थे कंपाउंड सेंटेंस और आज से सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस चैप्टर पूरा समाप्त हो रहा है। तो इसकी मैं आपको कंपाउंड सेंटेंस की एक्सरसाइज दे रहा हूँ और इसके अलावा अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी सेंटेंस में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, जिससे कि मैं आपको उसका सलूशन कमेंट में ही दे दिया करूँगा। इसकी एक्सरसाइज नोट कर लेना, आप उसको सॉल्व करना। और आज आपको वीडियो से एक्सरसाइज नोट करनी है और उसके बाद में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस एक्सरसाइज का सलूशन दे दूंगा। सेंटेंस नोट कीजिएगा। यू डिड नॉट ओबे मी, यू फेल्ड। द बॉय वॉज बीटन, ही वॉज टर्नड आउट ऑफ द क्लास। ही ग्रू वेरी वीक, ही डिड नॉट ब्रेक द फास्ट। स्पीक द ट्रुथ, you will be pardoned. The Rajputs were victorious, they were brave. Somebody pulled the chain, the train stopped. He is rich, he is not contented. He worked hard, he failed. Speak the truth, you will be respected by all. He is rich, he is not proud of his wealth. God is merciful, he feeds even the helpless. The girls played football, the boys did not play. Men may come, men may go, I go on forever. A king is honored in his own country, a wise man is honored everywhere. Make haste, we will not be able to get any bus till evening. तो आज से इस तरह से सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस टॉपिक समाप्त हो रहा है। अगर कोई भी आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.